आप सभी छात्र छात्राओं का एमजी कोचिंग क्लासेज में बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट की पार्ट 5 की चर्चा परिचर्चा करेंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो गॉस जो है गॉस के नियम का अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उसमें हम लोग जहां तक कवर किए हैं उसके जस्ट आगे वाली हेडिंग बनती है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ये देखिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र। ये देखिए, मैंने अनंत विस्तार का प्लेट था जिसमें हमने इतना प्लेट का इतना भाग क्लियर लिया और इस पर आवेश जब हम दिखाएंगे, इस पर चार्ज इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह चार्ज होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, इसलिए जो है ये आपका एक समान रूप से आवेशित है। प्लस क्यू चार्ज इज एक्सपेंडेड ऑल ओवर द वॉल्यूम ऑफ दिस सिचुएशन। ये अनंत विस्तार की जो समतल आवेशित प्लेट है क्यू चार्ज से पूरा घिरा हुआ है। अब इसके डेरिवेशन के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर क्षैतिज बेलन बनाएंगे। किसके एक्रॉस? आर पार इस प्लेट के। जो प्लेट हमको प्लेन चार्ज्ड दिया गया है उस पर जो है उसके एक्रॉस आर पार हमने एक बेलन बनाया। बेलन के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बेलन में जो है, बेलन में ये भाग आपका सर्कुलर है, ये भाग भी आपका सर्कुलर है, और इस प्रकार से जो है अब यहां पर अगर हम आते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन डीए का यानी एरिया वेक्टर का भी होगा। यहां भी सेम ऐसे ही है, जो एरिया का है डायरेक्शन वही डायरेक्शन एरिया वेक्टर का जो है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। यहां पर जैसे ये सिलेंडर का सर्कुलर सेक्शन है, ये भी सर्कुलर सेक्शन है, और बीच में प्लेनर सेक्शन है। प्लेनर सेक्शन में ई जो है और डीए जो है, ये दोनों के डायरेक्शन जो हैं वो 90 डिग्री पर मिलते हैं। यानी इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले? इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाले कि जो ये खींचा गया है इसका नाम कहा जाता है गॉसियन सिलेंडर क्षैतिज बेलन। अब इसके कारण हम फ्लक्स को φ1 मान रहे हैं, इसके कारण फ्लक्स को हम φ2 मान रहे हैं, और जो बीच में है इसके कारण हम φ3 मान रहे हैं। तो इस प्रकार से अब आप लोग ये इसका फिगर रहा कि इसमें जो है एक प्लेट है जो प्लस टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है।
यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब एक समान रूप से आवेशित है। ये आपका वेक्टर ई, इसके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। वेक्टर ई को आपका वैद्युत क्षेत्र सदिश कहते हैं, ये ई से दिखाया गया है। अब ये दोनों सर्कुलर सेक्शन और ये बीच में प्लेनर सेक्शन, इस प्रकार से हम इसमें गॉस लॉ को, चाहे ये क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र, या ये हेडिंग ऐसे भी बन सकती है कि राइट या डिस्क्राइब वन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हम लोग ये गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन कर रहे हैं। इन द फिगर plus Q charge is uniformly distributed across the plate, and a horizontal cylinder which is also called Gaussian cylinder, इसको हमने जो है ये अपने मन से बनाया है, हम लोग खुद इसको फॉर्म्ड किए हैं, बनाए हैं डेरिवेशन के लिए। अब बात ये आती है कि इसके निकट वैद्युत क्षेत्र होगा कितना। इसके लिए मैं आप सबको सिखाया हूं ऑलरेडी लेक्चरों में कि फाई जो होता है वो फ्लक्स होता है, फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। दोनों सर्कुलर सेक्शन जो थे वो दोनों सर्कुलर सेक्शन का भी फाई 1 फाई 2 है और फाई 3 वो है। फार्मूला आप सब लोगों को पता है, वही फार्मूला लगता है, सब में केवल डायरेक्शन देखा जाता है। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए प्लस सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए प्लस सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। ये जो सर्कल बना था इन दोनों का, ये कॉम्बिनेशन सर्कल से संबंधित है, और ये जो उसका प्लेनर पार्ट था, जो उसका समतल भाग था, वो है। अब हम इनके सूत्रों का प्रयोग करते हैं। आप सभी लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा एंड A क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन का। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो ई डी ए, आप अगर फिगर पे ध्यान देना तो जो दिशा ई का है वही दिशा डी ए का है, इसलिए इनके बीच इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे नहीं, ताकि जो है इनके बीच एंगल बनेगा नहीं, यानी दैट एंगल इज 0। फिर जब आगे बढ़े हम, सरफेस इंटीग्रल ई डी ए, फिर कॉस, फिर आप ध्यान दें वही सर्कुलर वाला सेक्शन है, उस सर्कुलर वाले सेक्शन में जो है वो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए ये किया गया। प्लस अब आप प्लेनर वाले पार्ट को पकड़ें, जब आप प्लेनर वाले पार्ट को पकड़ेंगे तो वहां पर जो एंगल बन रहा है वो आपको साफ दिख रहा है फिगर में कि वो एंगल हमारा जो है कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। आप फिर आइए फाई बराबर, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ई डी ए हम लिख देंगे। प्लस सरफेस इंटीग्रल यहां भी वही आ जाएगा ई डी ए, और जब मैं यहां लिखूंगा तो कास 90 0 होता है, तो ई डी ए तो आएगा लेकिन कास 90 0 हो जाएगा, इसलिए इतने पूरे पोर्शन को वो इतने पोर्शन को 0 बना देगा, क्योंकि 0 से अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी हो, चर हो, अचर हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, एनी बेसिक प्रॉपर्टी हो, तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो
ओवरऑल पूरे टोटल को 0 बना देता है। इस प्रकार से हमारा ये पार्ट इतना भाग 0 हुआ। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं फाई बराबर, तो आपके पास ई को निकाल दो बाहर, यहां बचेगा क्या, सरफेस इंटीग्रल डी प्लस यहां भी ई को निकाल दो बाहर, तो आपके पास बचेगा सरफेस इंटीग्रल डी, और थर्ड वाला पार्ट 0 ही हो गया था, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब फाई बराबर ई हम बाहर लिए थे, ये देखिए डी और इंटीग्रेशन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर एक साथ आ जाए तो उसको कैंसिल मान लेते हैं, यानी डी और इंटीग्रेशन कैंसिल होके केवल ए आ जाएगा। यहां पर आपको कोई फार्मूला एरिया का नहीं यूज करना है, जैसे प्रीवियस डेरिवेशन जो कराए गए हैं पार्ट 3, 4 में, उसमें ठीक है, जिसमें उसमें आप लेते थे 4 पाई आर स्क्वायर या जो भी रहता था, कौन रहता था तो 2 पाई आर एच, तो लेकिन यहाँ पर एरिया को मैं ए एज्यूम करके एरिया ए चल ही रहा हूं, तो प्लस यहां से फिर आ गया ई, सरफेस इंटीग्रल डीए का मतलब हुआ ए। अब हम गॉस के नियम से इस फाई को लिख सकते हैं क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ई मिलके आप सब जान रहे हैं ई मिलकर 2a हो जाएगा, यानी 2EA हो जाएगा। अब यहां से हमें ई निकालना था, तो ई बराबर हम निकालेंगे, तो ई बराबर निकालने में क्यू अपान, ये देखो 2a था तो 2a एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, यहां पर हमें ई निकालना था, तो ई बराबर हमने जब किया क्यू अपान 2a आ गया, एप्सिलॉन नॉट पहले से मौजूद था, तो मेरे पास क्या आ गया, क्यू अपान 2a एप्सिलॉन नॉट। अब आपको मैंने जब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ाया था, उस समय आप लोग को मैंने 3 प्रकार की डेंसिटी बताया था, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक एरियल चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस सिचुएशन में एरिया का रोल है, जब इस सिचुएशन में एरिया का रोल है तो Q बाई ए सिग्मा हो गया, यानी E बराबर आप सब इसको लिख सकते हैं सिग्मा बटे Q बाई ए, सिग्मा हो गया अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है यहां पर Q बाई ए के बराबर है। इस सिग्मा को बोलते हैं सरफेस या एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और ये आपका देख ही रहे हो डिफाइन ही किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो आपका था अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र, तो हम लोगों ने इस प्रकार से निकाला और एक सिलेंडर बनाया, और उस सिलेंडर बनाने के बाद निकाला। अब हम लोग अगले टॉपिक की जब चर्चा करते हैं, तो अगला टॉपिक ये है कि गॉस लॉ से कूलाम लॉ की उत्पत्ति, माने डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, यानी गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। आप लोग ये देखें, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है, गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, ये भी आपका डेरिवेशन ही है। सर्वप्रथम हम इसका फिगर आपको देते हैं, ये देखिए, ये एक क्या है, स्फीयर है, गोला है। तो गोले में आप सब जानते हो, गोले में आर्क नहीं होता है,
आर्क माने जो है चाप जो होता है वो गोले में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गोला जो है अर्थात स्फीयर जो है वो 3D फिगर है, 3D डायग्राम है। हाँ, सर्कल में आर्क होता है। क्यों? क्योंकि सर्कल 2D होता है। ठीक है, तो ये मैंने एक बनाया गॉसियन स्फीयर, जिसे गॉसियन गोला के नाम से, ठोस गोला है ये, सॉलिड जो है स्फीयर है। अगर गोले का स्मॉल एरिया, अगर गोले का स्मॉल एरिया का मतलब इतना कवर कर लो, ये एरिया ले लो, जिस डायरेक्शन में ई को दिखाओ उसी डायरेक्शन में डीए यानी एरिया भी दिखाया जाए। और इसका रेडियस हम कितना मान लें? आर मान लें। और ये कितने चार्ज से सराउंडेड है उसको हम क्यू मान लेते हैं। और आप लोग जानते हैं बेसिक चीजें, क्वांटिटीज जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की नहीं होती हैं कि फंडामेंटल और डिराइव्ड। एक और होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड थर्ड वन इज कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण, पूरक कोण उसमें 2 हेडिंगें आती हैं, एक आता है प्लेन एंगल और एक आता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में जो सेंटर पर बनता है एंगल वो जो है कहलाता है प्लेन एंगल, डेल्टा थीटा से दिखाया जाता है। और यहां पर जो है इसे डेल्टा ओमेगा या डी ओमेगा से आप दिखा सकते। यानी गोले का स्मॉल एरिया, गोले का स्मॉल एरिया गोले के सेंटर पर जो भी एंगल फॉर्म्ड कर दे वो एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल, घन कोण। यानी द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय द स्मॉल एरिया ऑफ द स्फीयर कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब हमें गॉस लॉ, ये देखिए आप सब लोग, गॉस के नियम की सहायता से, यानी गॉस का नियम यूज करोगे इसमें, और गॉस का नियम यूज करने के बाद कूलाम के नियम की उत्पत्ति की जाएगी। तो मैंने आपको जैसा कहा है कि बेटा ये चैप्टर जो है इसका मेन बेसिक, जो मेन फंडामेंटल होता है, बेसिक होता है, वो यही होता है फाई ई बराबर, फाई ई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। आप देख रहे हैं होल ऑफ द चैप्टर, लमसम 90% कोर्स इसमें कवर हो चुका है। आप सब जगह देख रहे हैं कि बार बार इसी का यूज हो रहा है। मतलब फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। यहीं से हम चलेंगे और गॉस लॉ का हेल्प लेंगे और उसकी सहायता से कूलाम्स लॉ को डिराइव करेंगे। अब आप आइए फाई ई बराबर, इसमें अब आप देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ई डी, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो उनके बीच कितना एंगल बनता है? 0 एंगल फॉर्म्ड होता है, यानी एंगल फॉर्म्ड नहीं होता है। अब इसको फिर हम फर्दर जब आगे बढ़ाते हैं, फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई डी इंटू, आप जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, यह आप सभी लोगों को पता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे जब, यानी फाई बराबर ई को निकाल दो बाहर और यहां बच जाएगा सरफेस इंटीग्रल डी। फाई जो है इसी का सहायता लेना है, किससे? गॉस। तो
गॉस कहता है, गॉसला कहता है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई, और आपका सरफेस इंटीग्रल डी रहा। अब जैसे यहां डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ आए हैं, दोनों कैंसिल होकर एरिया हो जाएगा, और जो हमें शेप दिया गया है, जो हमें आकृति दी गई है दिखने के लिए, वो आपका कैसा है, वो आपका गोलाकार है। तो गोलाकार है तो उसके लिए Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू, आप सभी लोगों को अगर ना पता हो जानकारी ले ले, ये 4 पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स चाहे गोले का एरिया पूछा जाए, चाहे गोले का सरफेस एरिया पूछा जाए, चाहे गोले का टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, सब सेम होता है, और जो कि फार्मूला के हिसाब से 4 पाई आर स्क्वायर पर ये कार्य करता है। अब यहां से हम ई हमें निकालना है, तो ई बराबर जब हम करेंगे तो क्यू अपान ये सारी चीजें भाग में आ जाएंगी, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आप यहां फिर ध्यान देंगे कि ई हमें निकालना है, थोड़ा सिस्टम से चल दीजिए। थोड़ा सिस्टम से चलने का मतलब ये हुआ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू आ जाएगा अपान आर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका क्या रहा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ आपको क्या देता है, गॉस लॉ आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स देता है, और उस इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को जो गॉस देता है उसका फार्मूला आपका यही होता है हर जगह, फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई डी ए। ई बाहर निकल गया है, सरफेस इंटीग्रल डीए आ गया, और यहां आप देख रहे हैं क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू, इसके बारे में आप जान लें, जो भी जब इंटीग्रेशन लग गया, इसका मतलब जो भी शेप बना हुआ है, यानी जैसे जो भी शेप बना हुआ है, जैसे इसमें अभी ये देखो ये शेप बना हुआ है, ये शेप क्या है, इसको हम लोग, इस शेप को, इसको गॉसियन स्पीयर के नाम से जानेंगे। गॉसियन स्पीयर के नाम से ये जाना जाएगा। तो स्पीयर के नाम से जाना जाएगा, यानी ये एक स्मॉल आर रेडियस का, हमारे पास स्मॉल आर रेडियस का एक जो है स्पीयर है, एक गोला है, तो इसलिए उसके वैल्यू को जो है यहां आप देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर आ गया। अब कूलाम लॉ पे चलते हैं। अगर हम कूलाम लॉ पे चलेंगे, यहाँ पर एक चार्ज आप मान लो Q, और यहाँ जो दिया ही है, और एक चार्ज तुम मान लो Q नॉट। Q नॉट जो है, Q नॉट के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी दिया जा चुका है कि जो है यह टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण आवेश होता है, जिसे हम परिपथों में जैसे टेस्टर का यूज होता है उस तरह से यूज करके स्मॉल आर दूरी पर ये आपका ये है स्मॉल आर दूरी पर। अब हम लोग फोर्स, क्योंकि कूलाम लॉ फोर्स देता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, कूलाम लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स देता है। तो बेटा हम सभी लोग पढ़े हुए हैं, जान रहे हैं E बराबर F बटे क्यू नॉट, यानी यहां से यह बराबर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा क्यू नॉट इंटू ई, और ई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ई कितना निकाल चुके हैं, ई हम निकाल चुके हैं 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू नॉट, क्यू के साथ क्यू नॉट का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपान आर स्क्वायर। ठीक है,
ये इस हिसाब से इसका डेरिवेशन हुआ। आप प्रीवियस में चलें, अगर पहले सर्वप्रथम अगर ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आप ये गोला बनाओगे और इस गोले के बारे में डिस्क्राइब करोगे कि इन द फिगर शोन देयर इज ए गॉसियन स्फीयर व्हिच रेडियस इज स्मॉल r, the solid angle which is formed at the center is delta omega, electric field vector is vector E and area vector is vector dA, और डेल्टा ओमेगा इज द सॉलिड एंगल, जो स्मॉल एरिया द्वारा सेंटर पर एंगल फॉर्म्ड होता है उसे ही हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। अगर सर्किल में फॉर्म्ड होता है तो वही प्लेन एंगल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और जो है ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपैरिजन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहीं से आप देखें, इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो आपका वैल्यू जो है 9 × 10⁹ होता है, जबकि उसमें जब हम यूज करते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कैपिटल G m1 m2 बटे r², तो कैपिटल G का वैल्यू वहां पर बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत कम होता है। इसलिए जो हम लोग ये वाला फोर्स निकालते हैं, कौन सा, ये आपका फोर्स जो हम निकाले हुए हैं, ये प्रबल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है ये बल ग्रेविटेशनल के, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बहुत कम होता है। इस प्रकार से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे r², F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r²। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन इज, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्स 2 टाइप्स का हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है केवल एक ही टाइप का होता है, उसमें 2 टाइप का नहीं हो सकता है। कारण ये है कि मास केवल 1 टाइप का होगा, मास 2 टाइप का नहीं होता है। मास हमेशा पॉजिटिव में ही लिया जाता है जिसका यूनिट केजी होता है। तो इस हिसाब से जो है ये वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव में, जबकि जो है हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मास केवल 1 टाइप का होता है, और मास और वेट ये 2 टॉपिक यहां पर आकर के गिरते हैं। ये भी मैं बेसिक आपको क्लियर कर दूं, मास जो है टोटल क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, दैट इज मास। द यूनिट ऑफ मास इज केजी। एंड वेट क्या है? वेट वह फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस प्रकार से जो है, यानी कि जो ये बल होता है आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, ये भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न रोल के लिए यूज होता है। जैसे ये कभी सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में यूज होता है, कभी इलेक्ट्रिकल फोर्स के रूप में यूज होता है, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स और इस फोर्स का कंपैरिजन किया जाता है। इस प्रकार जो है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो भी टॉपिक थे कवर हुए। इस तरह से आप लोग इसको कवर करिए, और कहीं भी कोई दिक्कत है आप कमेंट करिए और ध्यान से इसको आप पढ़ें। जय हिंद, दैट्स ऑल।